हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मिशन यूपी बोर्ड क्लासेस। इस वीडियो में हम देखेंगे टॉप बायोलॉजी के प्रश्नों को जो 23/2/2026 को पेपर में पूछे जा सकते हैं। साथ ही जानेंगे कैसे आप पेपर में कम लिखकर अच्छे नंबर ला सकते हैं। अगर आपका अति लघु प्रश्न है तो उसी प्रकार से आप शॉर्ट में लिखेंगे। अगर विस्तृत उत्तीय प्रश्न है तो आप थोड़ा विस्तार से लिखेंगे, किस प्रकार से आप लिखेंगे और अपने नंबर को गेन कर सकते हैं इस वीडियो में हम देखेंगे। तो बने रहें वीडियो में लास्ट तक। एक बात ध्यान दें, अगर इस वीडियो का पीडीएफ आपको चाहिएगा तो यूट्यूब में कमेंट कीजिएगा, आपको यह वीडियो का पीडीएफ हम लिंक के माध्यम से दे देंगे। तो चलिए शुरू करते हैं प्रश्नों को हल करना। तो इसमें सबसे पहले अति लघु प्रश्न है जो कि 1 नंबर का आपका आता है। प्रश्न नंबर फर्स्ट है इसमें, सरस गूदेदार फल के 2 लक्षण लिखिए तथा आम के फल के खड़े का नामांकित चित्र बनाइए 1 नंबर का। तो इसमें आपको केवल प्रश्न लिखना है, नामांकित चित्र नहीं बनाना है क्योंकि आपका 1 नंबर का है, इस पे आपको 1 नंबर मिल जाएंगे। इसका आंसर क्या होगा? लक्षण नंबर फर्स्ट, ऐसे फलों में फलभित्ति पकने पर नरम और रसदार हो जाती है। नंबर सेकंड, इनमें बीज गूदे के अंदर सुरक्षित होते हैं। अब देखिए फलभित्ति क्या होती है। फलभित्ति दो प्रकार की होती है, एक होती है बाह्य फलभित्ति, एक मध्य फलभित्ति। तो बाह्य फलभित्ति मतलब आम का छिलका और मध्य फलभित्ति का मतलब उसका गूदा जो कि बीच में होता है। अब तो प्रश्न नंबर सेकंड है, भारत में पारिस्थितिक का जनक किसे कहा जाता है? तो प्रोफेसर रामदेव मिश्रा जी को पारिस्थितिक का जनक कहा जाता है। प्रश्न नंबर थर्ड है, टाइफाइड बुखार किस जीव से उत्पन्न होता है? साल्मोनेला टाइफी नामक जीवाणु से टाइफाइड बुखार उत्पन्न होता है। इसी प्रकार से प्रश्न नंबर थर्ड है, जलोदभित पौधों के आकारिकीय अनुकूलन का संक्षेप में वर्णन कीजिए। 2 नंबर का प्रश्न ये आपके आने वाला है। तो इसका आंसर क्या होगा? जलोदभित पौधों, तो इसका उत्तर होगा जलोदभित पौधे जलीय वातावरण में रहने के लिए विशेष आकारिकी अनुकूलन दर्शाते हैं, जैसे पतली और मुलायम का त्वचा, मोमी परत से ढकी पत्तियां, वायुयुक्त स्पंजी ऊतक जो तैरने में सहायता करते हैं। एग्जाम्पल जैसे हाइड्रिला, कमल और जलकुंभी के पौधे। ये आपका प्रश्न 2 नंबर का हो गया। इसी प्रकार से प्रश्न नंबर खा है, परजीविता एवं सहोपकारिता में अंतर स्पष्ट कीजिए। सहोपकारिता की स्पेलिंग मिस्टेक है तो इसको आप लोग सही कर लीजिएगा। इसका आंसर क्या होगा? परजीविता और सहोपकारिता में मुख्य अंतर है कि परजीविता में एक जीव अर्थात परजीवी को लाभ पहुंचाते हैं, दूसरे मेजबान को नुकसान। इसके विपरीत सहोपकारिता में दोनों जीव एक दूसरे को लाभ पहुंचाते हैं तथा परजीविता में परजीवी पोषक पर निर्भर रहता है, जबकि सहोपकारिता में यह दोनों पर अर्थात एक दूसरे पर निर्भर हो सकता है। तो ये आपका प्रश्न 2 नंबर का बन जाएगा। बिल्कुल दोस्तों, इसी प्रकार से आपको लिखना है, ज़्यादा ओवर राइटिंग नहीं करना है, आपको एग्जाम में फुल मार्क मिलेंगे। देखिए प्रश्न नंबर ग है, जैव प्रबलीकरण क्या है? 2 नंबर का प्रश्न आपका आने वाला है। तो इसका आंसर देखिए क्या होगा? उत्तर, जैव प्रबलीकरण प्रजनन तकनीकों, पारंपरिक पादप प्रजनन या आधुनिक जैव प्रौद्योगिकी के माध्यम से फसलों की पोषण गुणवत्ता जैसे विटामिन, खनिज, प्रोटीन, वसा को बढ़ाने की एक प्रक्रिया है। इसका मुख्य उद्देश्य कुपोषण और छिपी हुई भूख से निपटने के लिए फसलों में आयरन, जिंक और विटामिन जैसे पोषक तत्वों में सुधार करना है। ये आपका 2 नंबर का आंसर तैयार हो गया। प्रश्न नंबर घ है, मादा युग्मकों दभिद के विकास का केवल रेखीय चित्र बनाइए। तो यहाँ पे देखिए स्लाइड पर चित्र बनाना उपलब्ध नहीं है, लेकिन यहाँ पे जो इसका आंसर है वो लिखे गए हैं। तो 1 नंबर आपको इस आंसर से ही मिल जाएंगे। उत्तर क्या है? मादा की युग्मकोदभिद का विकास कैसे होता है? फूल पौधों में मादा युग्मकोदभिद का विकास बीजांड के अंदर होता है। इस पूरी प्रक्रिया को मेगा स्पोरोजेनेसिस और मेगा गैमेटोजेनेसिस कहते हैं। तो ये आपका तैयार हो जाएगा। प्रश्न नंबर अंगा है, परिवार नियोजन राष्ट्र हित में है, औचित्य समझाइए। तो इसका आंसर होगा, परिवार नियोजन राष्ट्र हित में है क्योंकि यह जनसंख्या वृद्धि को नियंत्रित कर सीमित संसाधनों जैसे भोजन, पानी, आवास के बेहतर
उपयोग, स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार और प्रति व्यक्ति आय बढ़ाकर आर्थिक सेवाओं में सुधार और प्रति व्यक्ति आय बढ़ाकर आर्थिक सेवाओं और प्रति व्यक्ति आय बढ़ाकर आर्थिक विकास को गति देता है। यह अनचाहे गर्भ को रोककर मातृ शिशु मृत्यु दर को कम करता है, जिससे एक स्वस्थ व सशक्त राष्ट्र का निर्माण होता है। तो ये आपका प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। इसी प्रकार से प्रश्न नंबर 4 है, आवृतबीजी पौधों में भ्रूणपोष का विकास कैसे होता है? भ्रूणपोषी तथा अभ्रूणपोषी बीजों में उदाहरण देकर अंतर स्पष्ट कीजिए। 3 नंबर का प्रश्न आपका आने वाला है। तो चलिए देखते हैं इसका आंसर। देखिए इसका उत्तर क्या होगा। आवृतबीजी पौधों में भ्रूणपोष का निर्माण एक विशिष्ट प्रक्रिया द्विनिषेचन के दौरान होता है। यही त्रिगुणित यानी 3n ऊतक है जो विकासशील भ्रूण को पोषण प्रदान करता है। अगर 3n लिखा गया तो त्रिगुणित होगा, अगर यहाँ पे 2n लिखा गया तो द्विगुणित होगा, अगर यहाँ पे 4n 5n 6n लिखा गया है तो इसका मतलब होगा बहुगुणित। आगे क्या है, आवृतबीजी पौधों में भ्रूणपोष का निर्माण कैसे होता है? तो नंबर फर्स्ट, निषेचन की प्रक्रिया, जब परागकण वर्तिकाग्र पर आते हैं तो पराग नलिका में 2 नर युग्मक होते हैं। नंबर सेकंड, केंद्रीय संलयन, एक नर युग्मक N भ्रूणकोश के केंद्र में स्थित 2 ध्रुवीय केंद्रकों या द्वितीयक केंद्र के साथ संलयित होता है। इस प्रकार से इसका निर्माण होता है। प्रश्न नंबर ख है, मानव में रोग उत्पन्न करने वाले किन्हीं 2 रोगजनकों का नाम लिखिए तथा इनके नियंत्रण के उपाय बताइए। तो इसका आंसर होगा, मानव में रोग उत्पन्न करने वाले मुख्य रोगजनक। नंबर 1, विषाणु। ये कौन सा रोग उत्पन्न करता है? HIV इन्फ्लुएंजा जैसा रोग ये उत्पन्न करता है। और जीवाणु साल्मोनेला TB जैसा रोग उत्पन्न करता है। इसके नियंत्रण के लिए व्यक्तिगत स्वच्छता, स्वच्छ पेयजल, टीकाकरण, संतुलित आहार और मच्छरों व कीटाणुओं से बचाव करना सबसे प्रभावी उपाय है। देखिए इसको मैंने शॉर्ट में लिखा है। अगर 1 नंबर का 2 नंबर का आपका आता है तो आप इसको लिख सकते हैं। अगर आपका 3 नंबर का मान लीजिए आ जाता है विस्तृत उत्तरीय प्रश्न में तो आप इसको थोड़ा और लॉन्ग बना करके जोड़ करके लिख सकते हैं, तो भी आपको फुल नंबर मिलेगा, नहीं तो आपको 2 ही नंबर मिलेगा। तो आपको फुल नंबर मिलेगा, नहीं तो आपको 2 नंबर मिलेगा केवल। इसी प्रकार से प्रश्न नंबर ग है, संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। तो इन प्रश्नों में आपको संक्षिप्त टिप्पणी लिखनी है। प्रश्न नंबर फर्स्ट है, बायोगैस के उत्पादन में सूक्ष्मजीवों की भूमिका। तो देखिए इसका आंसर है, बायोगैस के उत्पादन में विशेषकर मेथोजेंस ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में गोबर व अन्य जैविक कचरे जैसे सेलुलोज का अवायवीय पाचन करते हैं। ये जीवाणु जटिल कार्बनिक पदार्थों को तोड़कर मीथेन यानी CH4, कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2 और हाइड्रोजन सल्फाइड जैसी गैसें उत्पन्न करते हैं, जिसे बायोगैस कहते हैं। तो ये आप लिख सकते हैं। प्रश्न नंबर सेकंड है, इसी में प्रश्न नंबर सेकंड है, मत्स्य पालन क्या है? तो इसका उत्तर चलिए देखते हैं। देखिए यहाँ पे मत्स्य पालन मछली या अन्य जलीय जीवों को, तो देखिए मत्स्य पालन मछली या अन्य जलीय जीवों को नियंत्रित वातावरण में व्यावसायिक लाभ या भोजन के लिए पालने और पकड़ने की एक प्रमुख आर्थिक गतिविधि है। अगला प्रश्न घ है, निम्न में अंतर स्पष्ट कीजिए। ये 3 नंबर का प्रश्न है, आपका 2 नंबर का प्रश्न है। तो इसमें दो प्रश्न हैं 1.5 नंबर के, दोनों को लिखेंगे तो आपको 3 नंबर मिलेगा। उत्तर नंबर देखिए, पहले का आंसर है, जन्मजात प्रतिरक्षा जन्म से मौजूद गैर विशिष्ट और त्वरित सुरक्षा प्रणाली है, जैसे त्वचा कोशिकाएं, जबकि उपादित प्रतिरक्षा जीवन काल में रोगों या टीकों के बाद विकसित होती है। विशिष्ट या विशेष रोगजनक होती है और इसमें याददाश्त होती है। दूसरे का उत्तर है, यह ट्यूमर और कैंसर के बीच मुख्य अंतर उनकी प्रकृति और शरीर पर उनके प्रभाव में है। सीधे शब्दों में कहें तो दुर्दम ट्यूमर ही कैंसर है, जबकि उदार ट्यूमर कैंसर नहीं है। तो स्पेलिंग थोड़ा मिस्टेक है, इसको सही कर लीजिएगा। दुर्दम ट्यूमर होता है
अब देखिए प्रश्न नंबर 5 का प्रदूषण को परिभाषित कीजिए। देश के बड़े शहरों में वायु प्रदूषण की समस्या की विवेचना कीजिए। इसमें देखिए इसका उत्तर कैसे बनेगा आपका। देखिए इसका उत्तर कैसे लिखेंगे। तो प्रदूषण का अर्थ है पर्यावरण ब्रैकेट में वायु जल मिट्टी में हानिकारक या अवांछित तत्वों का समावेश जो प्राकृतिक संतुलन को बिगाड़ते हैं और जीवों पर प्रतिकूल प्रभाव डालते हैं। भारत के बड़े शहरों में वायु प्रदूषण एक गंभीर समस्या है जो मुख्य रूप से वाहन सर्जन औद्योगिकरण कचरे निर्माण कार्यों की धूल और सर्दियों में पराली का मतलब पुआल यानी पैरा जलाने के कारण होती है। इस प्रकार से लिख सकते हो। थोड़ा थोड़ा और इसमें आप जोड़ कर लिख सकते हैं ताकि आपको फुल नंबर मिले, नहीं तो आपको 2 ही नंबर मिलेगा क्योंकि ये थोड़ा शॉर्ट है। इसी में है बड़े शहरों में वायु प्रदूषण की समस्या की विवेचना। प्रमुख कारण वाहनों की बढ़ती संख्या, धुओं, उद्योगों का धुआं, निर्माण गतिविधियों से उड़ने वाले धूल और कचरा जलाना प्रमुख कारण है। सबसे अधिक प्रभावित शहर कौन से हैं? दिल्ली सहित उत्तर भारत के शहर जैसे गाजियाबाद पटना कानपुर सबसे प्रदूषित शहर हैं। तो इनको भी आप साथ में जोड़कर लिखेंगे। प्रश्न नंबर ख है प्रतिबंधन एंजाइम से आप क्या समझते हैं? इसके महत्व का उल्लेख कीजिए। इस पर टिक करके रख दीजिए क्योंकि ये प्रश्न आपका पक्का आने वाला है। इसका आंसर क्या होगा? प्रतिबंधन एंजाइम जिसे आणविक कैंची भी कहते हैं ऐसे प्रोटीन्स हैं जो डीएनए अणुओं को विशेष स्थानों पर काटने का कार्य करते हैं। मतलब डीएनए को काटने का कार्य प्रतिबंधन एंजाइम करते हैं। ये मुख्य रूप से जीवाणुओं में पाए जाते हैं जहां ये रक्षा तंत्र के रूप में कार्य करते हैं। जैसे एक है बैक्टीरियोफेज, तो जो बैक्टीरियोफेज है उसका डीएनए जब ई कोलाई के शरीर में प्रवेश करता है तो ये प्रतिबंधन एंजाइम उसको काटता है। अगर इस प्रकार से आप नहीं लिखना चाह रहे हैं तो इसका आंसर आप इस प्रकार से लिख सकते हैं। सबसे पहले डेफिनेशन लिख देंगे। डेफिनेशन क्या है इसका? प्रतिबंधन एंजाइम विशेषकर प्रतिबंधन एंडोन्यूक्लिएज जीवाणु द्वारा उत्पन्न वे एंजाइम हैं जो डीएनए अनुक्रमों को विशेष पहचान स्थलों पर काटते हैं। कार्यविधि ये एंजाइम डीएनए की दोनों श्रृंखलाओं को विशेष पैलिंड्रोमिक अनुक्रमों वे अनुक्रम जो दोनों दिशा से एक समान पढ़े जाते हैं पर काटते हैं। इनके प्रकार तो ये 2 प्रकार के होते हैं। एक होते हैं एंडोन्यूक्लिएज और एक होते हैं एक्सोन्यूक्लियस, एक होते हैं एक्सोन्यूक्लियस, एक होते हैं एंडोन्यूक्लियस। यहाँ पे टाइपिंग मिस्टेक है तो ये सही कर लीजिएगा आप। इतना आप लोग लिख सकते हैं। देखिए प्रश्न नंबर ग है कृषि में जैव प्रौद्योगिकी की भूमिका का उल्लेख कीजिए। इसका आंसर क्या होगा? कृषि में जैव प्रौद्योगिकी फसलों की उत्पादकता गुणवत्ता और कीट प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाकर खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इसकी भूमिकाएं क्या हैं? तो उन्नत किस्मों का विकास हुआ है, जैव प्रौद्योगिकी के माध्यम से उच्च उपज बढ़ी है, सूखा बाढ़ और मिट्टी की बदलती जलवायु के प्रति प्रतिरोधी फसलें तैयार की जा रही हैं, कीट और रोग प्रतिरोधी फसलें भी तैयार की जा रही हैं इसके माध्यम से। तो ये आपका प्रश्न का आंसर हो गया। अब देखिए प्रश्न नंबर ख 6वें क और ख इन प्रश्नों को आपको होमवर्क के रूप में मिलता है। इसका आंसर आप लोग कमेंट में दीजिएगा। अथवा निम्न में से किन्हीं 2 पर टिप्पणी लिखिए। नंबर 1 पार्जनी जंतु, नंबर 2 बीटी फसलें, नंबर 3 प्रत्यक्षी। तो बीटी फसलें और प्रत्यक्षी पर आप लोग टिप्पणी लिख सकते हैं। बहुत ही आसान है ये। इसके बाद प्रश्न नंबर 8 है आनुवांशिक कूट पर एक निबंध लिखिए। या अथवा डीएनए फिंगरप्रिंट पर टिप्पणी लिखिए। नंबर 2 लिंग सहलग्न वंशागति की व्याख्या कीजिए। तो आनुवंशिक कोड पर निबंध लिखिए, बहुत ही आसान है। ATGC और यू जो आनुवंशिक कोड होते हैं प्यूरिन एंड पिरिमिडीन्स जो डीएनए व आरएनए में पाए जाते हैं, इस पर आप लोग टिप्पणी आराम से लिख सकते हैं। तो ये प्रश्न आपका इस प्रश्न के उत्तर का
तो इस प्रश्न का उत्तर आपका बहुत ही ईजी है, आप लिख सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए प्रश्न नंबर फर्स्ट है ग्रीन हाउस गैसें, राष्ट्रीय उद्यान, नंबर थर्ड जैव विविधता। ये भी आपके प्रश्न आ सकते हैं। प्रश्न नंबर 9 है मानव के उद्विकास पर एक निबंध लिखिए। ये आपका 5 नंबर का आ सकता है, इसको भी आप लोग टिक करके रख लीजिएगा। अब दोस्तों यहाँ से मैं उन प्रश्नों को हल करने जा रहा हूँ जो कि आपके एग्जाम में आएंगे, ये तो तय है, लेकिन थोड़ा प्रश्न का जो मॉडल है आपका चेंज हो जाएगा। उसी में आपको कंफ्यूज करने का प्रयास किया जाएगा, लेकिन आपको कंफ्यूज नहीं होना है, आपको समझ करके उत्तर इसका लिखना है। तो देखिए इसमें अतिलघुत्तरीय प्रश्न है। तो प्रश्न नंबर फर्स्ट है रोग का तो देखिए इसमें सबसे पहले अतिलघुत्तरीय प्रश्न को हल करते हैं जो कि 1 नंबर का आपका आने वाला है। प्रश्न नंबर फर्स्ट है मलेरिया रोग का संसरण किस जीव के कारण होता है। तो मलेरिया रोग का संसरण मादा एनोफ्लीज मच्छर के द्वारा होता है। प्रश्न नंबर सेकंड है पीसीआर का पूरा नाम। प्रश्न नंबर सेकंड है पीसीआर का पूरा नाम लिखिए। तो पीसीआर का पूरा नाम होता है पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। प्रश्न नंबर थर्ड है किसी एक पारजीवी जंतु का नाम लिखिए। तो ट्रांसजेनिक चूहा ये आपका पारजीनिक जंतु है। इसी प्रकार से प्रश्न नंबर 4 है रंगीन आकर्षक दल किस प्रकार के परागण हेतु उपयुक्त हैं। इसमें इसका उत्तर है रंगीन आकर्षक दल कीट परागण हेतु उपयुक्त हैं, इसको आप लिख सकते हैं। प्रश्न नंबर 5 है पारिस्थितिक तंत्र में हरे पौधों को क्या कहते हैं। तो हरे पौधों को उत्पादक कहते हैं। बिल्कुल दोस्तों आपको इसी प्रकार से प्रश्नों के उत्तर लिखने हैं, तभी आपको फुल नंबर मिलेगा, आपका नंबर कटने वाला ऐसे लिखेंगे तो नहीं है। चलिए अगले प्रश्नों को हल करते हैं। लघु उत्तरीय प्रश्न फर्स्ट, इसमें प्रश्न नंबर फर्स्ट है अपघटन की परिभाषा लिखिए। तो देखिए अपघटन की परिभाषा क्या है, यहाँ पे इसका आंसर है मृत पौधों एवं जंतुओं के कार्बनिक पदार्थों को सूक्ष्म जीवों द्वारा सरल अकार्बनिक पदार्थों में बदलने की क्रिया अपघटन कहलाती है। तो ये आप लोग एग्जाम में लिख सकते हैं। प्रश्न नंबर सेकंड है दो किण्वित पेयों के नाम। तो दो किण्वित पेयों के नाम है नंबर 1 है बियर, नंबर 2 वाइन। वाइन को शराब भी बोलते हैं, तो शराब ना लिख करके वाइन लिखना सही रहेगा। प्रश्न नंबर थर्ड है टेस्ट ट्यूब बेबी कार्यक्रम। टेस्ट ट्यूब बेबी कार्यक्रम हिंदी में बोलते हैं इसको प्रश्नली शिशु। तो प्रश्नली शिशु अगर आ जाएगा तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, आपको यही लिखना है। देखिए इसका आंसर है जब स्त्री के शरीर के बाहर प्रयोगशाला में शुक्राणु और अंडाणु का निषेचन कराया जाता है तथा बने हुए भ्रूण को गर्भाशय में स्थापित किया जाता है तो इस प्रक्रिया को इनविट्रो फर्टिलाइजेशन या टेस्ट ट्यूब बेबी कहते हैं। तो भ्रूण नहीं होता दोस्तों, यहाँ पे रहेगा युग्मज यानी जाइगोट। तो भ्रूण का आप लोग सही कर लीजिएगा, इसको काट दीजिएगा, यहाँ पे लिख लीजिएगा युग्मज यानी जाइगोट। ये आप लोग इतना लिख सकते हैं। आपका 1-2 नंबर पक्का तैयार हो जाएगा। प्रश्न नंबर 4 है समयुग्मजी एवं विषम युग्मजी में अंतर स्पष्ट कीजिए। तो इसका आंसर है देखिए समयुग्मजी वह होते हैं जिनमें जीन समान होते हैं। देखिए लिखा भी गया है इसमें जीन समान होते हैं। एग्जाम्पल के लिए कैपिटल टी स्मॉल टी। तो जीन क्या है समान है, भले कैपिटल टी स्मॉल टी लेकिन जीन क्या है समान है। वहीं विषम युग्मजी में जीन असमान होते हैं। एग्जाम्पल के लिए कैपिटल टी स्मॉल टी या स्मॉल टी कैपिटल टी, ये भी हो सकते हैं। तो ये आपका सम युग्मजी विषम युग्मजी में अंतर का उत्तर है। प्रश्न नंबर 5 है राइबोसोम के 2 कार्य। तो बहुत ईजी प्रश्न है। नंबर 1 प्रोटीन संश्लेषण करना, जो कि आप लोग 11 में पढ़े होंगे। प्रश्न नंबर 5 है राइबोसोम के 2 कार्य। तो इसका आंसर है नंबर 1 प्रोटीन संश्लेषण करना, नंबर 2 अमीनो अम्लों को जोड़कर पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला बनाना। तो बहुत ही इजी प्रश्न है, आप लोग 11 में भी इसको पढ़े होंगे। तो इसका आंसर आप लोग आसानी से लिख सकते हैं। देखिए लघु उत्तरीय प्रश्न सेकंड,
इसमें सबसे प्रश्न नंबर फर्स्ट है, बहुरूपता क्या है? तो इसका आंसर होगा एक प्रजाति, तो इसका आंसर होगा एक ही प्रजाति के जीवों में एक से अधिक रूपों का पाया जाना बहुरूपता कहलाता है। एग्जाम्पल के लिए मानव रक्त समूह। प्रश्न नंबर सेकंड है, प्राथमिक उपभोक्ता एवं द्वितीयक उपभोक्ता में अंतर। यहाँ पे उत्पादकता नहीं रहेगा, उपभोक्ता रहेगा, तो उत्पादकता को काट दीजिए और यहाँ पे लिख लीजिए उत्पादकता। यहाँ लिखा भी गया है, बस थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक हो गया है, इसलिए इसको बाद में लिखना पड़ा। इसका आंसर क्या होगा? प्राथमिक उपभोक्ता वे जीव जो सीधे उत्पादकों पर निर्भर होकर भोजन प्राप्त करते हैं, प्राथमिक उपभोक्ता कहलाते हैं, जैसे गाय, हिरण। वहीं द्वितीयक उपभोक्ता क्या होते हैं? वे जीव जो प्राथमिक उपभोक्ताओं को खाकर भोजन प्राप्त करते हैं, उन्हें द्वितीयक उपभोक्ता कहते हैं या कहलाते हैं, जैसे शेर, सांप। तो ये आप आसानी से लिख सकते हैं, बहुत ही इजी यहाँ पे इसका आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, ये जो यहाँ पे पूछा गया स्पीसीज के अंग, तो ये आपका विस्तृत उत्तरीय प्रश्न में आएगा और ऐसे आपको लिखना भी। अगर आपका आ जाता है लघु उत्तरीय प्रश्न में तो आपको थोड़ा छोटा करके लिख लेना है, लेकिन अगर आपका विस्तृत, ज़्यादातर ये विस्तृत उत्तरीय प्रश्न में पूछा जाता है, तो अगर विस्तृत उत्तरीय प्रश्न में ये आएगा तो आपको इसी प्रकार से लिखना है, तभी आपको फुल नंबर 5 नंबर मिलेगा। देखिए इसका आंसर क्या है, सबसे पहले डेफिनेशन तैयार कर लेना है आपको। तो ऐसे जीवों का समूह जो आपस में प्राकृतिक परिस्थितियों में प्रजनन करके उर्वर संतान उत्पन्न कर सकते हैं तथा अन्य समूहों से प्रजनन रूप पृथक होते हैं, उन्हें स्पीसीज प्रजाति कहते हैं। स्पीसीज के मुख्य अंग, नंबर फर्स्ट जनसंख्या, नंबर सेकंड जीन पूल, नंबर थर्ड प्रजनन पृथक्करण। तो जनसंख्या क्या है, देखिए किसी निश्चित क्षेत्र में रहने वाले एक ही प्रजाति के सभी जीवों का समूह जनसंख्या कहलाता है। एग्जाम्पल के लिए किसी जंगल में पाए जाने वाले सभी हिरण जनसंख्या है। जीन पूल क्या है, किसी प्रजाति की जनसंख्या में उपस्थित सभी जीनों का कुल योग जीन पूल कहलाता है। इसी प्रकार से यहाँ पे देखिए लिखा गया है, जीन पूल में परिवर्तन के कारण विकास होता है। अब प्रजनन पृथक्करण क्या है, तो प्रजनन पृथक्करण देखिए इसका आंसर लिखा गया है, यहाँ पे आसानी से देख सकते हैं आप लोग। एक ही प्रजाति के जीव आपस में प्रजनन करके उर्वरक संतान उत्पन्न करते हैं, जबकि अन्य प्रजातियों के साथ ऐसा संभव नहीं होता। यही विशेषता प्रजाति की पहचान है। निष्कर्ष बोर्ड के लिए अच्छा रहता है। अतः जनसंख्या, जीन पूल तथा प्रजनन पृथक्करण किसी भी स्पीसीज के प्रमुख अंग माने जाते हैं। अगला प्रश्न है, पुष्प की 3 सहायक युक्तियां। तो सबसे पहले लिखना है इसका डेफिनेशन आपको। पुष्प में परागण को आकर्षित एवं सुगम बनाने के लिए उपस्थित विशेष संरचनाएं सहायक युक्तियां कहलाती हैं। इसमें 3 मुख्य सहायक युक्तियां होती हैं। नंबर 1 रंगीन दल, नंबर सेकंड सुगंध, नंबर थर्ड मधु। तो रंगीन दल क्या है, देखिए पुष्प के आकर्षक एवं चमकीले रंग कीटों को आकर्षित करते हैं, जिससे परागण में सहायता मिलती है। सुगंध, पुष्पों के सुगंध कीटों को दूर से आकर्षित करती है। मधु, पुष्प में उपस्थित मधुरस कीटों को भोजन प्रदान करता है, जिससे वे पुष्प पर आते हैं और परागण में सहायता करते हैं। तो फ्रेंड्स एक बात को ध्यान दीजिएगा कि इस वीडियो में जितने भी प्रश्न आपको हल कराए गए हैं, इसमें से तो प्रश्न आपके आने ही आने वाले हैं, लेकिन इसमें मैंने लेकिन इसमें मैंने चित्रों को नहीं करवाया है, तो चित्र आप लोग अलग से देख लीजिएगा। आपके चित्र एग्जाम में पूछे जाएंगे और प्रश्न यहाँ से आपके पक्का रिपीट होंगे, लेकिन आपको अलग से भी कुछ प्रश्नों को और उत्तरों को पढ़ लेना है, ताकि अगर प्रश्न आपका भिन्न हो तो आप उसके भी उत्तर लिख सकें। ठीक है, तो इसी प्रकार से चलिए देखते हैं क्वेश्चन। अब देखिए आपका विस्तृत उत्तरीय प्रश्न शुरू होता है। इसमें प्रश्न नंबर फर्स्ट है, कृषि में जैव प्रौद्योगिकी का महत्व को समझाइए, पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए, या मतलब और कुछ आपका करके पूछ सकता है। तो कन्फ्यूज नहीं होना, आपको इसी प्रकार से लिखना है, एकदम आपको फुल नंबर मिलेगा। देखिए इसका आंसर क्या होगा, जैव प्रौद्योगिकी आधुनिक विज्ञान की वह शाखा है
जिसमें जीवों या उनके भागों का उपयोग मानव कल्याण के लिए किया जाता है। महत्व क्या है? उच्च उत्पादन वाली फसलें विकसित करना, रोग एवं कीट प्रतिरोधी किस्में जैसे बीटी फसलें, सूखा एवं लवणता सहनशील पौधे, जैव उर्वरक एवं जैव कीटनाशक का निर्माण, पोषक तत्वों से भरपूर फसलें जैसे गोल्डन राइस। निष्कर्ष क्या मिलेगा, रिजल्ट क्या मिलेगा आपको इसका? जैव प्रौद्योगिकी से कृषि उत्पादन बढ़ता है और खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित होती है। अथवा पॉलीमरेज चेन रिएक्शन यानी पीसीआर एक तकनीक है जिससे डीएनए की अनेक प्रजातियां बनाई जाती है। मुख्य चरण क्या है? तो डिनेचुरेशन, डीएनए की दो श्रृंखलाएं अलग होती हैं, लिंग प्राइमर जुड़ते हैं। एक्सटेशन, डीएनए पॉलीमरेज नई श्रृंखला बनाता है। यह प्रक्रिया बार बार दोहराई जाती है जिससे डीएनए की लाखों प्रजातियां बन जाती हैं। तो इस प्रकार से इसका उत्तर आप लोग लिख सकते हैं। इसी प्रकार से विस्तृत प्रश्न में प्रश्न नंबर 2 है, बायोगैस संयंत्र का विस्तार से वर्णन कीजिए। तो देखिए इसका आंसर क्या होगा? बायोगैस संयंत्र का सही वर्णन, परिभाषा। देखिए फ्रेंड्स, विस्तृत प्रश्न में प्रश्न नंबर 2 है, बायोगैस संयंत्र का विस्तार से वर्णन कीजिए। तो इसका आंसर है बायोगैस संयंत्र का सटीक वर्णन। इसका डेफिनेशन, बायोगैस संयंत्र वह व्यवस्था है। तो इसका आंसर क्या है? बायोगैस संयंत्र का सटीक वर्णन। सबसे पहले इसमें आपको लिखना है डेफिनेशन। बायोगैस संयंत्र वह व्यवस्था है जिसमें गोबर एवं अन्य जैव अपशिष्ट पदार्थों का अवायवीय अपघटन कर ज्वलनशील गैस जैसे मीथेन, जो कि एक जहरीली गैस है जो कि दलदली क्षेत्रों में पाई जाती है, उत्पन्न की जाती है। संरचना, मुख्य भाग। बायोगैस संयंत्र के निम्नलिखित मुख्य भाग होते हैं। नंबर 1 मिश्रण टैंक, नंबर 2 डाइजेस्टर, नंबर 3 गैस धारक, नंबर 4 निकास टैंक। तो मिश्रण टैंक, इसमें गोबर एवं पानी मिलाकर घोल स्लरी तैयार किया जाता है। डाइजेस्टर में यह एक बंद गड्ढा होता है जहां अवायवीय जीवाणु कार्बनिक पदार्थों का अपघटन करते हैं, मतलब उसको तोड़ते हैं। गैस धारक, इसमें उत्पन्न गैस एकत्रित होती है। निकास टैंक, इसमें अपघटित स्लरी यहाँ से बाहर निकलती है जिसे खाद के रूप में खेतों में आप डालते हैं या उपयोग करते हैं। कार्यविधि क्या है? गोबर और पानी का घोल डाइजेस्टर में डाला जाता है। डाइजेस्टर में उपस्थित अवायवीय जीवाणु कार्बनिक पदार्थों का अपघटन करते हैं। इस प्रक्रिया से मीथेन गैस उत्पन्न होती है। गैस पाइप द्वारा रसोई या अन्य स्थानों पर उपयोग के लिए भेजी जाती है। बची हुई स्लरी उत्तम जैव उर्वरक के रूप में प्रयोग की जाती है। बायोगैस की संरचना, बायोगैस की संरचना 55 से 65% इसमें मीथेन गैस यानी CH4 होते हैं। 30 से 40% कार्बन डाइऑक्साइड CO2 होती है। अल्प मात्रा में अन्य गैसें भी होती हैं। इससे क्या लाभ है? स्वच्छ एवं सस्ता ईंधन प्रदान करता है यह उपकरण। पर्यावरण प्रदूषण कम करता है। उत्तम जैव उर्वरक प्राप्त होता है इससे। वनों की कटाई कम होती है। निष्कर्ष, रिजल्ट क्या मिलता है इससे? अतः बायोगैस संयंत्र ऊर्जा का एक महत्वपूर्ण, सस्ता एवं पर्यावरण अनुकूल स्रोत है जो विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में अत्यंत उपयोगी है। जो विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में अत्यंत उपयोगी है। यह पहले उपयोग किया जाता था लेकिन अब के मतलब यहाँ पे मान लीजिए, लेकिन अब के समय में अब तो ये आधुनिक समय है तो इसमें इसका उपयोग नहीं होता, क्योंकि लेकिन अब तो आधुनिक समय लेकिन आज के समय में इसका उपयोग नहीं किया जा रहा है। प्रश्न नंबर 3 है, प्राकृतिक वर्णन को विस्तार से समझाइए। प्राकृतिक वर्णन, इसमें सबसे पहले आपको करना है डेफिनेशन तैयार। प्राकृतिक वर्णन वह प्रक्रिया है जिसके अनुसार प्रकृति उन जीवों को जीवित रहने और प्रजनन करने का अवसर देती है जो अन्य वातावरण के अनुकूल होते हैं, जबकि अनुकूल ना होने वाले जीव नष्ट हो जाते हैं। इस सिद्धांत का प्रतिपादन
चार्ल्स डार्विन ने किया था। प्राकृतिक वर्ण के मुख्य सिद्धांत क्या हैं? नंबर 1, अधिक संतति उत्पादन, जीव अपनी आवश्यकता से अधिक संतति उत्पन्न करते हैं। नंबर 2, संघर्ष यानी स्ट्रगल ऑफ एक्सिस्टेंस। नंबर 2, संघर्ष, भोजन, स्थान एवं समाधानों के लिए जीवों में संघर्ष होता है। नंबर 3, भिन्नता यानी वेरिएशन, एक ही प्रजाति के जीवों में छोटे छोटे अंतर पाए जाते हैं। नंबर 4, योग्यता की उत्तरजीविता, जो जीव वातावरण के अनुकूल होते हैं वे जीवित रहते हैं और प्रजनन करते हैं। तो इसको आप लोग लिख सकते हैं। उदाहरण इसका क्या है, देखिए इसको देख लेते हैं। उदाहरण, प्राचीन समय में जिराफ की गर्दन छोटी और लंबी दोनों प्रकार की होती थी। भोजन ऊंचे पेड़ों पर उपलब्ध होने के कारण लंबी गर्दन वाले जिराफ जीवित रहे और छोटी गर्दन वाले नष्ट हो गए। इस प्रकार लंबी गर्दन वाला गुण अगली पीढ़ी में चला गया। महत्व क्या है? विकास का आधार है, नई प्रजातियों के निर्माण में सहायक है, जीवों को वातावरण के अनुकूल बनाता है। रिजल्ट क्या इसका होता है, देखिए, अतः प्राकृतिक वर्ण विकास की एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया है जिसके द्वारा प्रकृति योग्य जीवों का चयन करती है और नई प्रजातियों का विकास होता है। तो इतना आप लोग लिख सकते हैं। अब देखिए, आपके एग्जाम में कैंसर पर टिप्पणी लिखने को आ सकता है। अगर आ जाए एग्जाम में कैंसर पर टिप्पणी लिखिए, समझाइए या विस्तार से वर्णन कीजिए, तो आपको इसको आसानी से लिख देना है वीडियो में बताए गए अनुसार। सबसे पहले इसमें आपको तैयार करना है डेफिनेशन यानी परिभाषा। तो परिभाषा इसका क्या है, देखिए लिखा गया है, कैंसर वह रोग है जिसमें शरीर की कोशिकाएं अनियंत्रित रूप से विभाजित होने लगती हैं और असामान्य ऊतक ट्यूमर का निर्माण करती है। इसके बाद कैंसर के प्रकार। तो कैंसर के देखिए 2 प्रकार हैं, एक है सौम्य ट्यूमर, दूसरा है घातक ट्यूमर। तो सौम्य ट्यूमर धीमी गति से बढ़ता है, शरीर के अन्य भागों में नहीं फैलता। घातक ट्यूमर तीव्र गति से बढ़ता है, शरीर के अन्य भागों में फैल सकता है, मेटास्टेसिस इसको कहते हैं। कैंसर के कारण क्या होते हैं? धूम्रपान एवं तंबाकू, ये तो आम है कैंसर का कारण। विकिरण भी है, हानिकारक रसायन, कुछ वायरस, आनुवंशिक कारण। लक्षण, असामान्य गांठ, लगातार खांसी या घाव का ना भरना, ये आपके कैंसर के लक्षण हो सकते हैं। अगला है रोकथाम। कैंसर का रोकथाम किस प्रकार से किया जा सकता है? तो धूम्रपान से बचाव, संतुलित आहार, नियमित स्वास्थ्य जांच, टीकाकरण जैसे HIV वैक्सीन। तो कैंसर का रोकथाम कैसे किया जा सकता है? इसमें कुछ रोकथाम दिए गए हैं, धूम्रपान से बचाव, संतुलित आहार, नियमित स्वास्थ्य जांच, टीकाकरण जैसे HPV वैक्सीन। रिजल्ट क्या मिलेगा आपको? अतः कैंसर एक गंभीर रोग है, परंतु समय पर पहचान और उचित उपचार से इसे नियंत्रित किया जा सकता है। तो फ्रेंड्स, यहीं पे प्रश्न आपका समाप्त होता है। वीडियो आपको कैसे लगी ये कमेंट करके जरूर बताएं, और अगली वीडियो किस टॉपिक पे आपको चाहिए आप कमेंट कर सकते हैं। अगर किसी प्रश्न में आपको डाउट हुआ हो तो आप लोग कमेंट करके ज़रूर पूछिए, और अपनी तैयारी आप लोग अलग से भी ज़रूर कीजिए। ये एक मॉडल था जो कि आपको पेपर में कैसे लिखना है, इस प्रकार से अगर लिखेंगे तो आपको फुल नंबर पक्का मिलने वाला है। इसी प्रकार से आप लोग प्रश्नों को हल कीजिएगा एग्जाम में और नंबर को अपने बढ़ा लीजिएगा। और दोस्तों, अपनी तैयारी अलग से ज़रूर कीजिए, और जो आपको क्लास में पढ़ाए गए हैं उसका रिवीजन आप लोग ज़रूर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।